Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and in this video we are going to start the fourth chapter of our supplementary reader of 6th standard, A Pact with the Sun. And what is the name of the chapter? The Old Clock Shop. The Old Clock Shop. And what happened in the Old Clock Shop is what we are going to read in this chapter. So let's begin. So before you read, it's Christmas Eve and closing time for shops. मतलब ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि अभी जो है क्रिसमस ईव है, मतलब 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर की रात का टाइम है और शॉप्स को एकदम क्लोज होने का टाइम हो गया है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. और यहाँ पे किसकी शॉप खुली हुई है? रे की जो शॉप है वो अभी तक ओपन है. 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और 2 लोग उसकी जो शॉप में शॉपिंग करने के लिए आए इतनी लेट. ओके, देखते हैं क्या होने वाला है इस चैप्टर में. Christmas Eve had arrived. At last minute, shoppers were going home. A thick, white sheet of snow lay over Salt Lake City. Christmas Eve had arrived. Now, अगर आप फॉरेन सिटीज़ में कभी भी जाओगे, फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, तो क्रिसमस वहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है क्योंकि मोस्टली वहाँ पे क्रिश्चियंस होते हैं. सो क्रिसमस ईव वहाँ पे एकदम धमाल तरीके से मनती है. तो अब क्रिसमस ईव आ रही थी और हैड अराइव्ड, मतलब आज क्रिसमस ईव थी, 24th नाइट थी. एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. तो जो एट लास्ट मिनट शॉपर्स जो थे, मतलब लास्ट मिनट पे नहीं होता कि हम अरे यार वो लेना भूल गए, अरे वो शॉपिंग करना भूल गए, तो जितने भी शॉपर्स थे वो घर जा रहे थे. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएसए की. तो यूएसए में जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पूरा वो जो था, वहाँ का जो सॉल्ट लेक था वो पूरा कवर हो गया था स्नो से. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. तो लेकिन अब सब जा चुके थे, लेकिन लाइट्स अभी भी एक शॉप की ऑन थी. और वो कौन सी शॉप थी? वो रे की ओल्ड क्लॉक शॉप थी. रे जो जिस आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी एक बहुत पुरानी सी क्लॉक की शॉप थी, वो अभी भी चालू थी. इट्स ओल्ड डेफ ओनर. अब रे के बारे में बताया गया कि रे जो है वो एक बूढ़ा सा आदमी है और वो डेफ है. मतलब डेफ का मतलब क्या होता है? डम्ब एंड डेफ. डेफ मतलब जो सुन नहीं सकता. वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैज सोल्ड दैट डे. और वो क्या कर रहा था? वो उस वक्त एक क्लॉक पे काम कर रहा था, शायद जो उसने उसी दिन बेची थी उस पर, शायद वो उसको एकदम प्रॉपरली बना के उनको देने के लिए उस पर काम कर रहा था. Having finished his work, अब उन्होंने अपना काम पूरा खत्म कर लिया. Ray stood up and was on his way to the back room. तो अब उनकी जो शॉप है उसमें एक फ्रंट रूम था और एक बैक रूम था. तो उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया तो वो बस मुड़ के वापस पीछे वाले जो रूम में किसी काम के लिए जा रहे थे. When a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अब ऑब्वियसली दिसंबर की बात कर रहे हैं तो दरवाज़ा खुलेगा तो क्या होगा? बहुत ठंडी सी हवा आएगी. तो जैसे ही वो पलट के पीछे वाले रूम में जाने के लिए हो रहे थे तभी उनको ये फील हुआ कि जो फ्रंट डोर है वो ओपन हुआ है. क्यों? क्योंकि वहाँ से एक कोल्ड रश ऑफ एयर, मतलब बहुत ज़ोर से ठंडी हवा आई जिन्होंने बैक ऑफ हिज नेक टच किया. मतलब उन्हें फील हुआ कि दरवाज़ा खुला है. He turned to meet a last minute shopper. तो उनको लगा कोई आया है जो शॉप में किसी चीज़ को खरीदने आया है, कोई शायद मे बी वॉच वगैरह कुछ खरीदने के लिए आया होगा. तो वो टर्न हुए एकदम ये लास्ट मिनट शॉपर को देखने के लिए. बट his old wise eyes told him that this was not a shopper. लेकिन उनकी जो बूढ़ी आंखें थी, लेकिन जिन्होंने इतना टाइम से जो एक्सपीरियंस लिया था, तो इतनी समझदार आंखों को उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि ये कोई शॉपर नहीं है. He saw 2 men, one in his 20s, the other closer to 50. उन्होंने 2 आदमियों को देखा वहाँ पे. 2 लोग आए थे उनकी शॉप में. एक समवेयर अराउंड 20 ईयर्स कुछ के होंगे, मतलब 20s में थे, मतलब 25-26 के होंगे, और एक कुछ 50 साल के थे. The younger man remained at the door.
अब जो यंगर था, जो 20s में था, वो दरवाजे पे ही खड़ा हुआ था। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस। और जो बूढ़ा आदमी था, जो अराउंड 50s में कुछ थे, वो अप्रोच मतलब वो आपके काउंटर तक आए। काउंटर मतलब जहाँ पे आप जिसके ऑपोजिट साइड में आपके शॉपकीपर होते हैं, तो वो काउंटर के पास तक आए, उस टेबल तक आए जहाँ पे जहाँ पे आप सारी डीलिंग करते हो, वहां तक आए। लेकिन उनकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी, मतलब उनकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ खरीदने आए। जब हम किसी के पास जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम बहुत अच्छे से जाते हैं, फ्रेंडली होके जाते हैं। उनकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. अब रे जो थे वो क्या थे, वो सुन तो नहीं सकते थे, तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो हमेशा क्या करते थे, जब भी कोई कस्टमर आता था तो एक नोटपैड और पेन उसको दे देते थे कि भैया तुम्हें जो भी चाहिए तुम इधर लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा और मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अब इन दोनों को देख के उन्हें समझ में आ गया कि ये दोनों कोई नॉर्मल शॉपिंग करने के लिए नहीं आए हैं। मे बी इनके इंटेंशंस अलग हैं। हो सकता है ये रॉब करने के लिए आए हैं, हो सकता है क्योंकि इतनी रात में आए हैं, कोई फ्रेंडलीनेस नहीं है आंखों में, हो सकता है ये शॉप को लूटने आए हैं। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. लेकिन उन्होंने जो उनके अंदर एकदम से उन्हें डर लग रहा था, उन्होंने अपने फेस पे आने नहीं दिया। उन्होंने जो बंदा आया था उसकी तरफ अपना वो नोटपैड और पेन दिया, फिर उन्होंने अपने कान की तरफ इशारा किया और ऐसे से करके अपनी मुंडी हिलाई, मतलब ये बताने के लिए कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. Then turned and said something to his friend. वो अचानक से शॉक हो गया। उस नोटपैड में लिखा था that I am deaf, मतलब मैं सुन नहीं सकता हूँ, आपको जो भी चाहिए आप ऐसे ही बता दो लिख के। तो वो मैन एकदम से सरप्राइज हो गया कि अरे ये आदमी तो सुन नहीं सकता। फिर वो मुड़ा और जो दूसरा आदमी था जो कि गेट पे खड़ा हुआ था, उन्होंने उससे कोई बात करी। Ray used the chance to look closely at the man. तो जैसे ही वो मुड़ा और वो जो somewhere in his 20s जो आदमी था जो कि गेट पे खड़ा हुआ था, वो उससे जब बात कर रहा था, उतनी देर में ना रे ने इसको अच्छे से देखा, कोशिश करी समझने की ये कौन है। Paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. और उसने क्या रियलाइज किया कि जो मैन ने जो जैकेट पहना हुआ था उसके राइट हैंड साइड की जो पॉकेट थी उसमें एक पिस्टल थी, उसमें एक गन थी और बहुत अनस्टेडी से हाथ थे, मतलब एज इफ ही इज न्यू टू दिस। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उनको बहुत जोर से गुस्सा आया कि यार ये क्या तरीका है, मेरे शॉप में लूटने के लिए आए हो। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन अंदर से उनकी एक आवाज आई, समझदारी वाली आवाज कि भाई बी स्टिल, मतलब रिलैक्स करो, कुछ मत करो अभी। He wrote on the notepad. उन्होंने क्या लिखा, नोटपैड पे लिखा, May I help you? क्या लिखा उसने, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। For the first time the older man looked directly at Ray and smiled. तो पहली बार वो जो ओल्डर मैन आया था उनकी शॉप पे, उन्होंने डायरेक्टली रे को आंखों में देखा, मतलब डायरेक्टली उनकी आंखों से मतलब मीट किया अपनी आंखें और उनकी तरफ एक स्माइल करी। A cruel mocking smile, मतलब एकदम ऐसा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। एकदम क्रूअल मतलब बहुत ही ज़्यादा कर्ड स्माइल दिया। मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाने वाली स्माइल दी। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. दोनों को समझ में आ गया कि ये क्यों आए हैं और क्यों उसका दोस्त जो है वो डोर पे खड़ा है। मतलब कि अगर तुमने शोर मचाया या कुछ भी किया तो ये पिस्टल आएगी बाहर और They looked like men who were down on their luck. और उन दोनों आदमियों को देख के क्या लग रहा था कि हो सकता है उनका डाउन ऑन देयर लक, मतलब कि उनका अच्छा समय नहीं चल रहा है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दैट दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और आज हो सकता है, कभी कभी होता है कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब हो जाती है, हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता और फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं और हम कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हो सकता है हम बाद में रिग्रेट करें। तो ये दोनों आदमी जो शॉप में आए थे वो भी ऐसे ही लग रहे थे कि उनका एक बुरा समय चल रहा है और आज वो जो करने वाले हैं बाद में वो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए सॉरी फील करेंगे। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। अब घड़ी की शॉप थी तो वहाँ पे घड़ियों की आवाज़ आ रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज। तो रे ने वापस एक और मैसेज लिखा नोटपैड पे। क्या लिखा,
हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। अब उन्होंने क्या लिखा कि क्या आप क्लॉक खरीदने आए हो या वॉच खरीदने आए हो। क्लॉक मतलब हम वॉल क्लॉक की बात कर रहे हैं, वॉच मतलब हम रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं। Then he pointed to the loan board filled with hanging clocks and pocket watches. फिर वहां पे एक लोन बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था लोन, और वहां पे बहुत सारी वॉल क्लॉक्स थी और रिस्ट वॉचेस लगी हुई थी, उसकी तरफ उन्होंने पॉइंट किया। He was not a pawn broker. pawn broker क्या होते हैं, जो आपका कोई सामान लेके आपको पैसा दे देते हैं, उधार दे देते हैं। मतलब कि भाई इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है तो मैंने अपनी घड़ी बेच दी और तुम मुझे उसके बदले में पैसा दे दो। वो एक pawn broker नहीं थे, but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. लेकिन वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान थे। तो क्या होता था, अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा नीडी है, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उसको मना नहीं करते थे, और वो क्या करते थे, जो भी उनके पास क्लॉक होती थी या वॉच होती थी उसके बदले में उनको पैसा दे देते थे। He loaned more than he should. अगर मान लो कोई चीज़ 20 रुपए की वर्थ है तो वो उसको 30 रुपीज़ दे देते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आता था उस इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत है। They would be there when the owners wanted them back. और वो कभी उन चीज़ों को बेचते नहीं थे, क्योंकि वो किसी की घड़ी है, किसी की क्लॉक है और किसी ने मजबूरी में बेची है, तो वो कभी उसको नहीं बेचते थे। At the same price he had paid with no interest. और जब वो लोग वापस आते थे पैसे लेके तो उसको उसी प्राइस में वापस कर देते थे, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, मतलब एक्स्ट्रा मनी भी चार्ज नहीं करते थे। Then the older man seemed to feel a little easier. तो जैसे ही वो ओल्डर मैन था जो अभी तक इस सोच के साथ था कि वो इस शॉप को लूटने वाला है, अचानक से वो थोड़ा रिलैक्स सा हो गया और उसके हाथ में एक घड़ी थी। ठीक है, तो उसने अपने पॉकेट से अपना हाथ निकाला एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। उन्होंने एकदम से देखा, उनने जो घड़ी पहनी हुई थी उसकी तरफ देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और क्या पूछा कि मुझे इस घड़ी के बदले तुम कितने पैसे दोगे। द मैन रोट, उन्होंने क्या लिखा कि तुम मुझे इस घड़ी, जो मैंने घड़ी पहनी हुई है, उसके बदले में तुम मुझे कितने पैसे दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। अब जो आदमी आया था, जो उनको लूटने के मकसद से आया था, मे बी वो एक्चुअली में कोई एक रॉबर नहीं था, वो सिर्फ एक सिचुएशन में था जो कि बहुत ख़राब थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि रादर देन लूटिंग अ शॉप। तो उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म आ गई थी, वो मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा था वहाँ पे। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। वो जो वॉच था उसमें कोई भी कुछ स्पेशल नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी ब्रांड की वॉच नहीं थी, कोई अमेजिंग सी, कोई स्मार्ट वॉच नहीं थी, वो एक सिंपल सी वॉच थी, लेकिन उसमें ग्रेट पावर्स थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। क्या था उस वॉच का पावर? उस वॉच का पावर ये था कि आज इस सिचुएशन में अगर मान लो रे चिल्ला देता, अरे कौन हो आप लोग, कौन आए हो, क्यों घुस आए हो, निकलो यहाँ से, हो सकता है जो मैन है वो अपने एंगर में वो पिस्टल निकाल के उन्हें शूट कर देता, हो सकता है कुछ तोड़ा ताड़ी हो जाती वहाँ पे, हो सकता है जितने भी पैसे हैं वो सब लूट के लेके जाता। ओवरऑल क्या होता कि उनका नुकसान हो जाता, राइट? हो सकता है वो फिजिकली हर्ट भी हो जाते, लेकिन उस वॉच में, उस छोटी सी वॉच में, एक सिंपल सी वॉच में बहुत सारे पावर्स थे। मतलब उन्होंने एक अनप्लेजेंट सी सिचुएशन को अवॉइड करने के पावर्स थे। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, कुछ तो एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन इस वक्त क्या आप एक्सचेंज कर रहे हो? आप एक्सचेंज कर रहे हो एक बैड सिचुएशन को एक नॉर्मल सिचुएशन के साथ, अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप। वो जो ओल्ड रे थे उनको एक बार में समझ में आ गया कि कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी वजह से ये आदमी आज इस शॉप पे आया है। इन द फर्स्ट प्लेस रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। तो रे ने क्या पूछा, तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वॉट एवर इट्स वर्थ। और रिप्लाई में क्या लिखा उस आदमी ने कि जितनी भी इसकी कीमत हो तुम मुझे उतने पैसे दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, और रे जो है कैश बॉक्स उन्होंने खोला जहाँ पे सारे पैसे रखते थे, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। उन्होंने क्या किया, एक $50 का एक नोट निकाला जो कि एक काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, और उसको उस बंदे को दे दिया। एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, और जैसे दे दिया द मैन वॉज हैप्पी, उसने अपनी घड़ी उतार के दे दिया, और उसकी आंखों में जब उन्होंने देखा तो क्या देखा, दे सीम टू से थैंक यू।
और उसकी आंखों में क्या था? थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। उन दोनों को पता था उस वॉच की कीमत $50 नहीं है, लेकिन उस आदमी की उस सिचुएशन में ज़रूरत ज़रूर उतनी थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, और जैसे ही वो मुड़ के बस जाने ही वाले थे तो उन्होंने क्या लिखा? आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मेरी क्रिसमस। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसको वापस लेने आ जाऊंगा, मेरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और जैसे ही वो जाने वाले थे तब तक 12 बज चुके थे और सारी की सारी जो घड़ियां थी एक साथ जो थी आवाज करने लग गई थी, क्योंकि इट वॉज 12 o'clock. The timepieces which had been looking on silently all the while, ऐसा लग रहा था कि जितनी भी घड़ियां हैं वो भी इस पूरी सिचुएशन को चुपचाप देख रही थी, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. अचानक से सब में आवाज आने लग गई, ऐसा लग रहा था कि वो सब उसे कंग्रेचुलेट कर रही हों या वो सब बातें कर रही हों रे के साथ, क्योंकि शायद रे को भी समझ में आ रहा था कि वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से निकल चुका है। Their sweet musical message was filled with hope. और जो घड़ियों की आवाज़ आ रही थी, जब भी घड़ी जो है उसमें जितनी भी यूजुअली आप अगर क्लॉक वॉचेस में जाओगे या शॉप में जाओगे तो वो लोग बंद करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, सब चालू थी और सब में से जो आवाज़ आ रही थी एक तरीके से वो आपको एक मैसेज दे रही थी, विच वॉज फुल ऑफ होप। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल। और वो क्या मैसेज दे रही थी? दैट पीस ऑन अर्थ, जैसे हमें शांति चाहिए, एंड गुडविल ऑल टूवर्ड्स ऑल, मतलब हमें हर किसी की भलाई करनी चाहिए। was felt by the 3 men who stood in the old clock shop. और वो जो तीनों आदमी जो लोग उस वक्त वहाँ पे खड़े हुए थे, 2 जाने वाले थे और एक वो खड़ा था, उन सबको क्या फील हुआ? एक ही चीज़ फील हुई कि हमको हर चीज़ का सोल्यूशन लड़ाई नहीं होता। कभी कभी हम किसी के लिए थोड़ी सी अच्छाई करते हैं तो हम एक ख़राब सी सिचुएशन से निकल सकते हैं, हम किसी को कोई क्राइम करने से भी रोक सकते हैं। हर क्रिमिनल बुरा नहीं होता, हर क्रिमिनल जो है वो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ, लालच के साथ ही कभी काम नहीं करता। बहुत बार आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जब आपको लगता है आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और आप कोई क्राइम कर जाते हो। सो हर इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी हो सकती है, लेकिन अगर हम सिचुएशन को कभी कभी सही कर दें, अगर वो हमारे बस में है, तो हो सकता है हम उस क्राइम को रोक सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन द एंटायर स्टोरी। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस स्मॉल स्टोरी। अब आगे क्या है इसमें? आगे हैं हमारे NCERT सॉल्यूशंस। पहले तो हमने इस पूरी स्टोरी के बारे में पढ़ लिया, हमने रे के बारे में पढ़ा जो कि एक ओल्ड क्लॉक ओनर थे, मतलब क्लॉक शॉप के ओनर थे, और किस तरीके से ये 2 बंदे उनकी शॉप में आए विद एन इंटेंशन टू लूट द शॉप, बट समहाउ द एंटायर सिचुएशन वाज हैंडल्ड बिकॉज ऑफ रेज विजडम एंड जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब उनके अंदर दयालु भाव नहीं अगर होते तो शायद आज वो फिजिकली हर्ट हो सकते थे या उनकी दुकान को भी कोई नुकसान पहुंच सकता था। So guys, let's start with the NCERT solutions now. What made Ray think the visitor was not really a shopper? रे को ऐसा क्यों लगा कि ये जो अभी जो 2 बंदे आए हैं वो एक्चुअली में शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं? रे वॉज डेफ एंड डम्ब बट अ गुड जज ऑफ मैन। रे जो था वो डेफ था, डम था, मतलब वो बोल सुन नहीं सकता था, लेकिन उसको आदमी की पहचान थी। अ गुड जज ऑफ मैन मतलब आदमी की पहचान थी। His old wise eyes told him that the new visitor to his shop was not a shopper or customer. उनकी जो old wise eyes थी, उन्होंने उनको बता दिया था कि ये जो कस्टमर्स आए, मतलब ये जो 2 बंदे अभी एंटर किए हैं, ना ये कस्टमर्स हैं ना ये शॉपर हैं। There was no friendliness in his eyes. और उन्हें कैसे पता चला था? Because there was no friendliness in the customers' eye. जो सामने जो बंदा था उसकी आईज में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी। Next question is, why do you think he had come to the shop? क्या लगता है वो बंदा क्यों आया था शॉप में? I think he had come to the shop to rob the shop. वो क्यों आया था? वो शॉप को लूटने के लिए आया था। He was in urgent need of money. और हमें ये भी समझ में आता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो शॉप में आया था। How did Ray communicate with him? अब रे तो डेफ एंड डम था,
तो रे ने उसके साथ कैसे कम्युनिकेट किया? रे कुड नीदर स्पीक नॉर हियर। अब रे जो था ना सुन सकता था ना बोल सकता था, तो उसने क्या किया? सो ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोटपैड। ही कम्युनिकेट मतलब बातचीत उसने कैसे करी? बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोटपैड। एक नोटपैड पे उन्होंने अपना मैसेज लिख दिया था। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर। और विजिटर ने भी क्या किया? उनका जो रिप्लाई था वो पेपर पे लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? जब जैसे उसको पता चला कि जो रे है वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, तो तुरंत जो दूसरा आदमी था वो टर्न होके जो वेट कर रहा था डोर पे, उस आदमी से जाके उन्होंने कुछ कहा था। तुम्हें क्या लगता है उसने क्या कहा होगा? The older man pointed to his ears and shook his head from side to side. Pointed to his ears and shook his head from side to side to tell कि वो deaf and dumb है. Thus he conveyed to his younger companion that the shop owner could neither hear nor speak. तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सेम चीज अपने कंपेनियन को बताई थी, जो उनका पार्टनर था उसको बताई थी कि ये जो शॉप ओनर है ये डेफ है और डम्ब है, ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है। बस इतनी ही बातचीत हुई थी। सो उन्होंने कन्वे किया था, मतलब ये मैसेज पहुंचाया था उनके यंगर कंपेनियन को, क्या कि ये जो शॉप ओनर है वो डेफ है और डम्ब है, मतलब ही कैन नीदर हियर नॉर स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर मतलब जो आपका सामान लेके आपको उधार पे पैसे देता है, वो नहीं था। वाई डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स? तो वो लोगों को अपनी पुरानी वॉचेस या पुरानी रिस्ट वॉचेस या क्लॉक्स के बदले में पैसे क्यों देता था? रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पॉन ब्रोकर की डेफिनेशन दी है। He did not lend money on interest, और वो क्या करते थे? इंटरेस्ट पे मनी नहीं देते थे। यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर आप जाओ किसी से पैसे मांगो तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर मैं तुम्हें अभी 500 रुपये दे रहा हूँ तो 1 महीने बाद तुम मुझे 600 रुपये वापस करोगे या 700 रुपये वापस करोगे एज पर द इंटरेस्ट। लोग हमेशा ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको उधार पे पैसा देते हैं, लेकिन वो आपके से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। जैसे बैंक है, अगर बैंक आपको पैसा देती है तो वो क्या करती है? अगर आपका कोई घर है या गाड़ी है तो उसको वो मॉर्गेज कर लेती है, मतलब उसके बेसिस पे वो आपको पैसा देती है। अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो वो सामान वो ले लेती है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करता था? वो सामान अपने पास रख लेता था लेकिन कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता था। ही वॉज हाउएवर काइंड एंड हेल्पफुल। वो ये क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत काइंड थे और वो हेल्पफुल थे। He could not say no to the needy people. And the most important thing कि वो कभी भी किसी needy मतलब ज़रूरतमंद इंसान को ना नहीं बोल पाते थे। इसीलिए वो उनको अब मतलब पहली चीज़ वो नीडी को कभी नहीं कह पाते थे। वो काइंड थे, वो हेल्पफुल थे, वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे और वो एक पॉन ब्रोकर नहीं थे, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें पैसे उधार पे दे देते थे। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। ये इस पूरी चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वॉच जो थी वो तो एक सिंपल सी वॉच थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग पावर्स थे। हम यहाँ पे किस सेंस में बात कर रहे हैं? दैट इट हैव ग्रेट पावर्स। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। द वॉच वॉज जस्ट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब कॉमन। वॉच एक कॉमन सी वॉच थी, बट इट हैड द पावर टू पुल अ पर्सन फ्रॉम अ बैड आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। लेकिन उसमें क्या पावर था? एक बंदा जो एक बहुत ही बैड सिचुएशन में है, जो एक क्राइम करने वाला है, उसको उस सिचुएशन से पुल आउट किया, मतलब निकाल दिया। द ओल्डर मैन गॉट द मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे। और जो ओल्डर मैन था वहां पे, जो शॉप में आया था, उसको पैसा भी मिल गया, उसने रे को हर्ट भी नहीं किया। द जेनरस शॉपकीपर ऑल्सो सेव्ड हिमसेल्फ। जेनरस मतलब जो बहुत ही दयालु जो शॉपकीपर था, उसने अपने आप को सेव किया फ्रॉम गेटिंग हर्ट। अब वो हर्ट भी नहीं हुआ। इन दिस सेंस द वॉच हैड ग्रेट पावर्स। और इस सेंस में मतलब हम बता सकते हैं कि वॉच में कितने पावर्स थे। उसने एक बैड सिचुएशन से एक आदमी को निकाल लिया, एक क्राइम होने से बचाया, उस बंदे ने रे को हर्ट नहीं किया, रे फिजिकली हर्ट नहीं हुआ, उसकी शॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सब क्यों हुआ? एक छोटी सी वॉच की वजह से। सो दिस इज आवर 6th आंसर गाइज, एंड लेट्स लुक एट द 7th क्वेश्चन नाउ।
डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? अब इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। एक ये कि नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वॉच बहुत हाई प्राइस पे मिली है, जितने की वो वर्थ नहीं थी। और एक और ये हो सकता है कि हो सकता है वो आदमी जो हो वो तो एक सिचुएशन में था और इसीलिए उसने ये काम किया था। हो सकता है वो किसी दिन जब उसकी सिचुएशन बेटर हो जाए तो वो वापस भी आ जाए। सो नाउ यू कैन राइट द आंसर एज यू वांट। व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? दैट इट इज वेरी अनलाइकली दैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप हिज वॉच। मतलब ये बहुत ही अनलाइकली है, बहुत ही कम संभावना है इस चीज के होने की कि जो वो ओल्ड मैन था वो कभी भी वापस आएगा अपनी वॉच को लेने के लिए। ही हैड गॉट अ प्राइस हायर देन द वॉच वाज वर्थ फॉर। क्यों? क्योंकि उसको जो प्राइस मिला था वो उस वर्थ, मतलब वो जो वॉच मान लो वो 20 रुपए की थी, उसको 50 रुपए मिले हैं, तो वो क्यों वापस आएगा उसको वापस करने के लिए? इतने में तो वो दूसरी वॉच भी खरीद लेगा। सो मे बी वो वापस नहीं आएगा। बट सपोज यू वांट टू राइट द अदर आंसर, यू कैन राइट इट। एंड गाइज लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? वो जो एक अनफ्रेंडली सा फेस था उस बंदे का, वो एकदम से फ्रेंडली कब हो गया था? द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट अ $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच। जब उसको जैसे ही $50 का नोट मिला उसकी एक सिंपल सी वॉच के लिए, तो उसका जो फेस था वो एकदम फ्रेंडली हो गया। He felt obliged and happy. Obliged मतलब बहुत ही थैंकफुल फील किया उसने और बहुत ही खुश था वो। The unfriendly face of the visitor turned friendly, ये तो पूरा क्वेश्चन से लिया, when he got a $50 note for the ordinary watch, और उसने उस वक्त कैसा फील किया था? obliged और happy। आप ऐसे भी लिख सकते हो, thankful and happy। So we are done with this chapter. Thank you so much. I hope you understood the chapter well. हमारा chapter 4, the old clock shop। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच फेस्टिवल वॉज गोइंग ऑन? तो जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा था कि एक कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल आया था। कौन सी चीज सेलिब्रेट हो रही थी? ईस्टर, क्रिसमस, हैलोवीन या दिवाली? व्हाट वाज इट? इट वाज क्रिसमस। इन विच सिटी द स्टोरी हैपन? ये स्टोरी कौन सी सिटी में मतलब हुई है? सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, द्वारका दिल्ली, कल्याण मुंबई या कोलमंगला बैंगलोर? The answer is Salt Lake City, USA. The owner of the shop Ray was, जो रे था ओनर ऑफ द शॉप, वो कैसे थे? ओल्ड एंड डेफ, डम्ब, ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड? तो उनको सुनाई नहीं देता था, वो बोल नहीं सकते थे, तो ही वॉज ओल्ड, मतलब उनको सुनाई नहीं देता था, बोल सकते थे बट उनको सुनाई नहीं देता था, तो ही वॉज ओल्ड एंड डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल केम टू द क्लॉक शॉप एट क्लोजिंग टाइम? अब जब क्रिसमस ईव के टाइम पे शॉप बंद हो रही थी तो कितने लोग जो रे की शॉप पे आए थे? कितने लोग आए थे? 1, 2, 3 और 4? कितने लोग आए थे? सिर्फ 2 लोग आए थे। हाउ रे कम्युनिकेटेड विद द विजिटर? अब ये जो 2 लोग आए थे इसमें से एक तो बाहर रह गया था, मतलब एक बाहर दरवाजे पे खड़ा था। जो दूसरा आदमी अंदर आया था, रे ने उसके साथ कैसे बातचीत करी, किस तरीके से कम्युनिकेट किया? थ्रू बॉडी एक्सप्रेशन, अपने बॉडी के एक्सप्रेशन के थ्रू, बाय यूजिंग अ नोटपैड, उन्होंने उनको कुछ लिख के दिया था, अ डिस्प्ले बोर्ड, उन्होंने एक डिस्प्ले बोर्ड दिखाया था, या एक स्टिक से बताया था? द आंसर इज उन्होंने एक नोटपैड यूज किया था। Was Ray a pawn broker? pawn broker वो होते हैं जहाँ पे आप अपना सामान बेच सकते हो और बाद में जाके आप पैसे देके वापस भी ले सकते हो। So was Ray a pawn broker? Yes, no, या only when needy people came to pawn their watch? तो वो एक्चुअल में pawn broker नहीं थे, बट जैसे किसी को ज़रूरत है तो उस वक्त वो अपनी वॉच को दे के बाद में पैसे लेके छुड़ा के चले जाते थे। Did Ray charge एक्स्ट्रा मनी टू रिलीज द वॉच फ्रॉम पॉन? तो वहाँ पे रे जब है, जैसे आप
कभी भी मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने अपनी वॉच को 200 रुपीज़ में किसी ब्रोकर को दिया, पॉन ब्रोकर को दिया, उन्होंने आपको 200 रुपीज़ दे दिए। अब आपने क्या बोला, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आपको ये 200 वापस करूँगा, आप मुझे मेरी वॉच दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस पर इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर आपने 200 मैंने आपको 200 दिए, आपको 210 वापस करने पड़ेंगे, 220 वापस करना पड़ेगा, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो क्या रे कभी भी एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते थे, कभी भी इंटरेस्ट लिया करते थे? ह्यूज इंटरेस्ट लेते थे, मॉडरेट लेते थे, वेरी लो, या बिल्कुल नहीं लेते थे? तो रे जो है वो कभी भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं किया करते थे, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। Why did the man come to रे? अब ये जो आदमी था वो रे के पास क्यों आया? To rob, उनको, वो जो बेसिकली उनको रॉब करने के लिए आया था, या उनको मारने आया था, या अपनी वॉच को जो है गिरवी रखने आया था, या रे से मिलने आया था? वो बेसिकली उनको लूटने आया था, वो रॉब करने आया था उनको। How did Mr. Ray and the visitor look like when they shake hand with each other? रे और वो जो विजिटर था, जब उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया तब वो कैसे नजर आ रहे थे? इरिटेटिंग, अनकंफर्टेबल, ट्रूली फ्रेंडली, या अनोइंग? वो लोग जब उन दोनों ने हाथ मिलाया, जब वो जा रहा था विजिटर, तब वो लोग ने एकदम दोस्त जैसे, मतलब बहुत ही अच्छे फीलिंग्स के साथ हाथ मिलाया था, ट्रूली फ्रेंडली। The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men in the shop. Who were those three men? ये जो peace on earth, goodwill towards all, मतलब अगर हमें इस धरती पे शांति चाहिए तो हमें हर किसी का अच्छा सोचना होगा। ये वाला जो मैसेज है ये तीनों लोगों ने एक साथ फील किया। तो हम कौन तीन लोगों की बात कर रहे हैं? कस्टमर एट काउंटर, मैन एट डोर, रे हिमसेल्फ, या ऑल ऑफ देम? यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो कस्टमर था, जो बाहर डोर के पास था, और रे हिमसेल्फ, इन तीनों ने यही बात फील करी थी। हाउ मच मनी रे गेव टू द विजिटर? अब रे ने उस विजिटर को कितने पैसे दिए? $10, $50, $100 और $200? द आंसर इज, उन्होंने $50 दिए थे उनको। Who is a pawn broker? एक pawn broker कौन होता है? Who sells pawns, जो pawns बेचता है। Who sells costly watches, जो बहुत महंगी watches बेचता है। Who lends money in exchange, जो बदले में पैसा देता है। आप कोई भी चीज़ जो रखवाते हो उसके बदले में पैसा देता है। Who repairs watches, जो watches को रिपेयर करता है। What is the answer? We have already discussed this. The answer is C. Was the watch worth $50, approximately 4,000 rupees? क्या वो जो वॉच उन्होंने गिरवी रखी थी, क्या वाकई वो $50 के लायक थी? Yes or no? The answer is no, वो $50 के लायक नहीं थी। The two person entered Ray's shop with, दो जो लोग थे उन्होंने रेस की शॉप में कैसे एंटर किया था? विद अ गुड हार्ट, एक अच्छे दिल के साथ। इंटेंशन टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने की भावना के साथ। इविल इंटेंशंस, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। या मनी के इंटेंशन के साथ। बेसिकली द आंसर इज इविल इंटेंशंस के साथ, क्योंकि वो उसको लूटना चाहते थे, रॉब करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why Ray offered so much for that watch? अब रे ने उस आदमी को, कस्टमर को, उस वॉच के लिए इतने पैसे क्यों दिए? $50 क्यों दिए? टू कम आउट ऑफ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी कि ये लोग शायद मुझे रॉब करने आए हैं, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए। दूसरा, टू फुलफिल द नीड ऑफ द विजिटर। प्लस उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो ये कस्टमर बन के आया है ये एक्चुअल रॉबर नहीं है, ही इज़ इन रियल नीड ऑफ मनी। तो ये चीज़ें समझ के, चैरिटी के लिए या बोथ ए एंड बी? आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो इस सिचुएशन से निकलना भी चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें हर्ट करे। एट द सेम टाइम वो इस कस्टमर की मदद भी करना चाहते थे। देयर अपीयर्ड अ लास्ट मैन शॉपर। अब लास्ट में देयर अपीयर्ड अ लास्ट मैन शॉपर, मतलब वो बस अपनी जिस दिन दुकान क्लोज करने ही वाले थे तभी आखिरी में एक और कस्टमर आया था। कहाँ पे? काउंटर पे, डोर पे, रोड साइड पे, या नन ऑफ दीज? कहाँ पे आया था वो? ऑन द रोड साइड। ही सॉ कि ये लोग रोड साइड पे आए थे। Who told his friend at the gate that the owner of the old clock shop was deaf? किसने अपने फ्रेंड को बताया था कि इस शॉप का जो ओनर है ना वो डेफ है, सुन नहीं सकता वो? किसने बोला था? यंग मैन ने, ऑथर ने,
ओल्डर मैन ने या नन ऑफ दीज? ये बोला था ओल्डर मैन ने जो उनके साथ था। What did Mr. Ray slowly push across the counter? उन्होंने काउंटर पे धीरे से क्या पुश किया था? एक नोटपैड, एक पेंसिल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे तो उन्होंने क्या भेजा था? एक नोटपैड और एक पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What happened after giving the $50 note to the visitor? जब उन्होंने अपने कस्टमर को $50 का बिल दिया, नोट दिया, तो क्या हुआ? उसने उसके बाद भी उनकी शॉप लूट ली। विजिटर प्रॉमिस दैट ही विल कम एंड टेक हिज वॉच। उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा और वॉच लेके जाऊंगा। सिंपली लेफ्ट द शॉप, वो बिना कुछ कहे चुपचाप शॉप से चला गया। और नन, द आंसर इज उसने प्रॉमिस किया कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा और अपनी वॉच लेके चला जाऊंगा। The old clock shop was still open. Mr. Ray was busy in. अब ये जब है, जब दोनों जो विजिटर्स हैं वो अंदर आ रहे होते हैं, ये तब की बात है कि ओल्ड क्लॉक शॉप अभी भी खुली हुई थी और मिस्टर रे उस वक्त क्या कर रहे थे? एक क्लॉक को रिपेयर कर रहे थे, एक क्लॉक को चेक कर रहे थे, काउंटिंग द सेल, देख रहे थे कि उस दिन उनकी कितनी बिक्री हुई, या नन ऑफ दीज? उस वक्त वो एक क्लॉक को रिपेयर कर रहे थे। दैट इज द आंसर ए। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks chime. ये जो मैसेज है क्या मतलब कौन से टाइम पे बजी? हैप्पी दिवाली, मैरी क्रिसमस, गुड फ्राइडे या गुड ईस्टर? इट इज मैरी क्रिसमस। द यंग मैन रिमेन्ड। अब वो जो यंग मैन था वो कहाँ पे रुका? रोड पे, जो ओल्ड क्लॉक शॉप के डोर पे, इन द न्यू क्लॉक शॉप, या नन ऑफ दीज? वो दरवाजे पे रुका रहा, एट द ओल्ड क्लॉक शॉप्स डोर। ओके, एंड वी आर हियर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स, MCQs। कोई डाउट है? होगा तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। यू कैन गो टू magnetbrains.com, select the class, subject, topic, and your video will start. Okay, this is very easy rather than finding it on YouTube. Do not forget to like, share, and subscribe. Take care of yourself. Bye-bye.